नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज के शो की शुरुआत एक तस्वीर से करना चाहता हूँ। हो सकता है ये तस्वीर आपने ना देखी हो, लेकिन जिस आदमी की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस आदमी से इस देश का समूचा विपक्ष, एंटायर अपोजिशन, उस आदमी के नाम से घबराता है मोदी के दौर में, आज के दौर में। और ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, ये है संजय कुमार मिश्रा की। ये ईडी के चीफ हैं, ईडी के डायरेक्टर हैं, और आज की तारीख में इस देश के सबसे ताकतवर अफसर, जी हाँ, वही अफसर, वही ईडी जिसने तमाम बड़े नेताओं को, इस देश के तमाम अपोजिशन नेताओं को जेल भेज दिया, उनके घर पे छापे डाल दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब उसमें राहुल गांधी भी हैं, उनसे भी पूछताछ हुई, सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा, उन्होंने तेजस्वी की भी घेराबंदी की, कहीं केजरीवाल की घेराबंदी। ऐसा कोई नेता नहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी, जी हाँ, पूरब से पश्चिम, ऐसा कोई नेता नहीं, उत्तर से दक्षिण तक भी, जो इनकी नज़र से बचा, इनकी रडार से बचा। और शायद यही वजह है कि मोदी साहब अगर किसी पर मेहरबान हैं तो संजय कुमार मिश्रा पर है। अब दोस्तों, जो बड़ी खबर आज की है वो ये है कि संजय मिश्रा को कुर्सी से उतारने के लिए मुहिम तेज हो गई और सुप्रीम कोर्ट में इसकी फाइनल सुनवाई चल रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं संजय मिश्रा की निष्पक्षता पर, एज ईडी डायरेक्टर उनकी निष्पक्षता पर। कितने निष्पक्ष हैं वो? सवाल उठाए जा रहे हैं संजय मिश्रा और नरेंद्र मोदी की नजदीकियों पर। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या संजय मिश्रा का कहर जारी रहेगा विपक्ष पर, या फिर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में क्या संजय मिश्रा को कुर्सी से उतार देगी? और अगर उतारती है तो क्या ये 24 से पहले मोदी सरकार पर या मोदी पर एक बड़ा झटका होगा 440 वोल्ट का? तो संजय मिश्रा आपको गलत क्यों दिखते हैं? मोदी जो संजय मिश्रा को कुर्सी पे बार बार बैठा रहे हैं एक्सटेंशन देके, आपको उसमें गलती क्या दिखती है? अब मुझे बताइए कि संजय मिश्रा ने अपने पूरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल के भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कितने केस दर्ज किए, कितने छापे डाले, और विपक्ष के नेताओं के और ऊपर कितने छापे डाले और कितने केस दर्ज किए? अब ये जो साहब हैं जिनको आप सुन रहे थे, ये विनीत नारायण हैं। विनीत नारायण वो शख्स हैं जो आज की तारीख में संजय मिश्रा जैसे देश के सबसे ताकतवर ऑफिसर के खिलाफ सबसे बड़ी अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि कई और पार्टियां भी हैं जो संजय मिश्रा को कुर्सी से हटाना चाहती, उनके एक्सटेंशन पर लेकर सवाल है, मोदी से नज़दीकी को लेकर सवाल है। इनका बड़ा खुलासा तो आप सुनेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के वकील से पूछा कि भाई ये बार बार एक्सटेंशन संजय मिश्रा को क्यों दिया जा रहा है? ऐसा क्या है, कौन से सुरखाब के पर हैं कि संजय मिश्रा को आप बार बार रिटायर होने के बाद भी हर साल आप एक्सटेंशन दे रहे हैं? क्या संजय मिश्रा के अलावा देश में कोई अफसर नहीं है जो ईडी का डायरेक्टर बन सके? और अगर संजय मिश्रा जैसा आदमी, अगर उसके पास जादू की छड़ी है और अगर वो रिटायर हो जाता है या वो नहीं होता, तो क्या ईडी का दफ्तर बंद हो जाएगा? कहने का मतलब ये था कि संजय मिश्रा पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? अब दोस्तों, आजकल घूम घूम कर मोदी जी देश में एक ही बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की असली लड़ाई उन्होंने अब शुरू की है, और इस लड़ाई पर वो बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। और उनका जो टारगेट है वो परिवारवादियों पर है, उनका टारगेट रीजनल पार्टी पर है, जिनको वो भ्रष्ट मानते हैं अपनी नज़र से, उन सबको वो जेल भेजना चाहते हैं 2024 के चुनाव से पहले। ये उनका एजेंडा है। और जाहिर तौर पर अगर ये वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका जो दारोमदार है वो सीबीआई और ईडी पर है, और ईडी के जो सबसे ताकतवर अधिकारी हैं वो संजय मिश्रा है, यानी दारोमदार संजय मिश्रा पर भी है इस लड़ाई का जो मोदी की मुहिम है। और इन्हीं से पंगा ले लिया है विनीत नारायण साहब ने, जो आज बड़ा खुलासा करेंगे कि संजय मिश्रा को कुर्सी से क्यों उतारना चाहिए, संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देना क्यों गैर कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट बड़ी गंभीरता से इस मामले को क्यों ले रहा है। और हो सकता है कि संजय मिश्रा ही नहीं, मोदी जी के इस मुहिम पर या मोदी जी के अरमानों पर
बिजली भी गिर सकती। उस पर मैं बड़ा खुलासा आज करने जा रहा हूँ, पर्दा हटाने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा, बड़ी लड़ाई है ये। लेकिन चंद बातें मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप विनीत नारायण साहब के खुलासे को सुने। अब दोस्तों, मोदी जी, एक ज़माना था जब कहते थे कि साहब सीबीआई जो है ये निष्पक्ष नहीं है, एक तोता है, पिंजरे में बंद है, और ईडी भी उतनी ही पक्षपाती है, निष्पक्षता नहीं है, जस्टिस नहीं है। ये वो बातें करते थे जब सीबीआई उनके पीछे लगी थी। लेकिन आज की तारीख में सीबीआई और ईडी मोदी जी के सबसे बड़े हथियार हैं विपक्ष को निपटाने में। और जाहिर तौर पे अगर वो सबसे बड़े हथियार हैं ईडी और सीबीआई, तो संजय मिश्रा की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर रखना चाहता हूँ, उससे आपको ये अंदाज़ हो जाएगा कि ईडी को किस इंतहा तक, किस हद तक, सीमा तक, लिमिट तक मोदी सरकार ने मिसयूज़ किया है। और अगर आप देखेंगे पिछले चंद सालों में, यानी 2014 से, जब से मोदी जी गद्दी में बैठे हैं दिल्ली में, 2014 से पिछले साल सितंबर 2022 तक नेताओं पर 4 गुना ज़्यादा छापे पड़े, उनकी गिरफ्तारियां हुई, ईडी ने की। और 95%, 95% केस विपक्ष पे हुए। मिसाल के तौर पर 2014 से 2022 के बीच में 121 नेताओं पर ईडी का केस हुआ, और इन 121 नेताओं में 115 अपोजिशन लीडर थे, यानी 115 विपक्ष के थे, और सिर्फ 121 में सिर्फ 6 बीजेपी प्लस के थे, यानी बीजेपी और सहयोगियों के थे। अगर आप गिनती थोड़ा और ज़्यादा देखें तो कांग्रेस के 24 से ज़्यादा नेता, उन पर ईडी के दर्ज हुए मुकदमे, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 8, और एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें कोई बचा नहीं। जो भी अपोजिशन का नेता था, जिसके पास थोड़ी बहुत भी दौलत थी, उस पर केस बना दिया गया, छापे डाले गए। जी हाँ, 95% केसेस ऑन अपोजिशन लीडर। ये रिकॉर्ड है मिश्रा जी का। अब बीजेपी में जो थोड़े से नाराज़ सांसद हैं या नेता हैं, आजकल उनके बीच में चर्चा है कि जो काम जेपी नड्डा नहीं कर पाए, या जो काम अमित शाह नहीं कर पाए, या भूपेंद्र यादव नहीं कर पाए, वो काम संजय मिश्रा ने करके दिखाया पार्टी के लिए। जिस तरह से संजय मिश्रा की ईडी ने विपक्ष की रीढ़ तोड़ दी, छापे पर छापे, गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी, ऐसा काम कोई कर नहीं पाया। तो मोदी जी के लिए जिस तरह से संजय मिश्रा उपयोगी हुए, उस उपयोगिता पर मोदी भी मेहरबान हुए। और साहब के बारे में कहा जाता है, मोदी जी के बारे में, कि जिससे वो खुश होते हैं उस पर वो सिर्फ मेहरबान नहीं होते, उसको इनाम दर इनाम देते हैं। और जब जब मिश्रा जी रिटायर हुए, मोदी जी कोई ना कोई ऑर्डिनेंस ला के, कोई ना कोई एक्सटेंशन का ऑर्डर लाकर, उन्होंने लगातार उनको कुर्सी पर बैठाए रखा। आपको जान के हैरत होगी कि मिश्रा जी बहुत ज़माने पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन आज भी गद्दी पर हैं और आगे भी गद्दी पर बैठे रहेंगे। एक नज़र ज़रा मिश्रा जी के एक्सटेंशन पर भी देख लेते हैं, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और फिर चलते हैं विनीत नारायण के खुलासों पर। अब दोस्तों, संजय मिश्रा की जो उपयोगिता थी, उनकी जो खूबियाँ थीं, उसको मोदी जी ने पिछली सरकार में ही पहचान लिया था। इतनी पारखी निगाह है मोदी जी की, जौहरी को जैसे हीरे की पहचान होती है। और इसलिए 2018 में, पिछली सरकार में ही, मोदी जी ने संजय मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर बना दिया था 2 साल के लिए। 2020 में संजय मिश्रा रिटायर हो गए। जब रिटायर हुए तब मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बन चुके थे। उन्होंने फिर से एक एक्सटेंशन दिया और साल भर के लिए फिर से उनको गद्दी पे बैठा दिया। उसके बाद फिर 2021 आया, फिर वो रिटायर हुए, फिर वो एक ऑर्डिनेंस लाया। उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने कहा कि भाई 2 साल का जो फिक्स टेन्योर होता है ईडी के डायरेक्टर के लिए या सीबीआई के डायरेक्टर के लिए, इसको 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दरअसल वो फिर से एक्सटेंशन देना चाहते थे मिश्रा जी को, लिहाजा मिश्रा जी को तीसरी बार फिर से एक्सटेंशन मिला और आज भी वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, हालांकि मुद्दत हो गई है, उनको रिटायर हुए। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि जो भी इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ मोदी जी ने नियमों को ताक पे रखा या नहीं रखा, क्योंकि मोदी जी का ये कहना है कि इतनी काबिलियत संजय मिश्रा में है कि उनको एक्सटेंशन देना पड़ा जनता के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल।
उनको हमें बार बार एक्सटेंशन देना पड़ा। ऐसा अफसर पैदा ही नहीं हुआ हिंदुस्तान में जो संजय मिश्रा में खूबी है, इसलिए उनको एक्सटेंशन बार बार दिया गया। अब क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे लगता है विनीत नारायण जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि ये साहब जो हैं वो इस पूरे मामले में पिटिशनर हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास तथ्य हैं। और हकीकत ये है कि दुनिया संजय मिश्रा से डर रही है, संजय मिश्रा इन साहब से डर रहे हैं। चलिए फिर नारायण साहब के पास की तरफ से होते हैं। पहला सवाल जो है आपसे वो ये है कि आपने जो ऐतराज किया है कि ईडी के डायरेक्टर को नरेंद्र मोदी सरकार बार बार एक्सटेंशन क्यों दे रही है। आप कह रहे हैं कि ये जो एक्सटेंशन है ये इलीगल है, ये एक्सटेंशन गैर कानूनी है, एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए था इस आदमी को। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मोदी है, प्रधानमंत्री हैं, दे सकते हैं एक्सटेंशन। देखिए, आपको याद होगा कि जब 1993 में मैंने जलियांवाला केस में पिटीशन की थी तो क्या शिकायत थी मेरी कि 91 के छापों के रिकवरी, पैसा, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, अकाउंट बुक्स जैन ब्रदर्स की सीबीआई अपने पोजेशन में रख के 2 साल से बैठी थी, और ये जानते हो कि वो पैसा दुबई और लंदन से हवाला के जरिए आ रहा था और कश्मीर के आतंकवादियों हिजबुल मुजाहिदीन को जा रहा था, कोई जांच नहीं कर रही थी। तो मेरा जो याचिका थी, जो आरोप था सुप्रीम कोर्ट में, वो ये था कि सीबीआई जांच नहीं कर रही है, इसलिए अदालत अपने निर्देशन में, अपने सुपरविजन में इस जांच को करवाए ताकि अपराधियों को, दोषियों को सजा मिल सके। आज देश में किसी भी अदालत में अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला उठता है तो सबसे पहले विनीत नारायण जजमेंट को कोट करते हैं वकील अपनी पिटीशन, तो उसको, उस जजमेंट को, जो इतना ऐतिहासिक जजमेंट है जिसने करप्शन के खिलाफ लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाया, उसकी धज्जियां उड़ा दी है मोदी सरकार ने। कैसे? संजय जी को जो एक्सटेंशन दिया गया है, इस एक्सटेंशन के पीछे जो तर्क दिए गए आज, उस पर मैं बाद में आऊंगा। उस तर्क देने का कारण क्या बताया जा रहा है कि साहब वो बहुत सक्षम है और बहुत बड़े बड़े काम करने, जबकि जो ऑर्डर था, जो जजमेंट था, उसमें यह कहा गया था कि कोई सरकार दखलंदाजी ना करे ईडी के काम में और सीबीआई के, इसलिए उनको 2 साल का फिक्स टेन्योर दे दिया जाए। ये नहीं हुआ कि आप नाराज हो गए तो उनको हटा दिया कान पकड़ के। अब यह सरकार क्या कर रही है कि उस 2 साल के आगे एक्सटेंशन दे रही है। एक्सटेंशन देने के साथ बड़ी मजेदार बात कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर में लिखते हैं कि टिल फर्दर नोटिस यू आर अपॉइंटेड फॉर दिस पीरियड फॉर 1 more year टिल फर्दर। इसका मतलब क्या हुआ कि गाजर और तलवार गर्दन पे लटकी हुई है। अगर हमारा कहना मान के काम करते रहोगे तो हम एक्सटेंशन दिए चले जाएंगे, और हमारा कहना नहीं मानोगे तो उसी दिन तुम्हें हटा देंगे। तो ये तो उस पूरे जजमेंट की एक तरीके से मखौल बना दिया कि आपने पपेट को बिठा दिया वहां पे। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, और मेरा सवाल मेरी ऑडियंस की तरफ से है कि आखिर इतनी मेहरबानी नरेंद्र मोदी ईडी के डायरेक्टर के लिए क्यों कर रहे हैं? इतने ज्यादा मेहरबान क्यों है संजय मिश्रा? संजय मिश्रा के पास कौन सी जादू की छड़ी है? क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, आप पिछले 40 साल से ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है इस ईडी के डायरेक्टर के पास कि मोदी पीछे चले जा रहे हैं? आपके सवाल के समर्थन में मैं बताना चाहता हूं कि उस जजमेंट में, विनीत नारायण जजमेंट में बहुत सारे डायरेक्शन है, करीब 70-80 पेज का जजमेंट है। उसमें यह भी डायरेक्शन है कि हर 6 महीने में रेवेन्यू सेक्रेटरी ईडी की परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे। 4 साल से संजय मिश्रा डायरेक्टर ईडी थे, एक्सटेंशन पहले, अभी भी है, अभी तो है, मगर 4 साल जब इनको एक्सटेंशन, जी, हर साल में कितनी बार रेवेन्यू सेक्रेटरी ने असेसमेंट किया? ऐसे कौन से बड़े काम करके इन्होंने दिखाए हैं, देश के सामने आने चाहिए। ऐसे इन्होंने कौन से बड़े बड़े घोटाले पकड़े हैं ईडी के, जिसके आधार पर इनको इतना योग्य माना गया कि इनको इनके टर्म से भी आगे एक्सटेंशन दिया जाए? तो क्या ऐसी रिव्यू मीटिंग्स हुई एक्सटेंशन की? नहीं, एक बात। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मोदी जी देना चाहते हैं, ठीक है, आप दीजिए, पर उसकी एक प्रक्रिया सेट की गई है जजमेंट में, और जो कानून बना है बाद में उसमें प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया क्या है कि एक कमेटी फॉर्म होगी, उस कमेटी के 3 एक्सपर्ट उसमें बैठेंगे, उसमें कई नाम रखे जाएंगे, जिसमें संजय मिश्रा का भी नाम हो सकता है, अन्य लोगों के। उनके कामों की मेरिट को एसेस करते हुए वो ये तय करेंगे कि साहब बहुत बेमिसाल काम किया है संजय मिश्रा जी ने, कमाल कर दिया, इसलिए अब हम इनको 1 साल का एक्सटेंशन और देना रिकमेंड करते हैं। पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ।
इस केस में सरकार पहले ऑर्डिनेंस ले आई कि इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाए और फिर उस कमेटी को बिठा दिया और उस कमेटी के आगे भी कोई दूसरे विकल्प नहीं रखे गए, ले के एक ही नाम। तो जब आप ऑर्डिनेंस ही ले आए और आपने नाम ही संजय मिश्रा का रखा है तो कमेटी की रेलेवेंस क्या है? तो एक तरीके से खाना पूर्ति हो गई ना कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आज ही कमेटी ने रिकमेंड किया इसलिए हमने, अरे तो कमेटी की रिकमेंडेशन का वेट करते, 3-4 नाम देते, कमेटी एसेस करती, अपने मिनट्स लिखती, फिर आप तय करते, चाहे फिर आप संजय मिश्रा को कर देते, लेकिन आप पहले ही ले आए तो ये दूसरी बात हो गई। मेरा सवाल ये कि विनीत साहब, मोदी जी ने कमेटी क्यों नहीं बनाई, क्यों मनमाने तरीके से चुपचाप एक ऑर्डिनेंस लाके बार बार इनको एक्सटेंशन दिया? एक्सटेंशन के पीछे आपको क्या कारण लगता है? क्योंकि जाहिर तौर पे आपको कुछ कारण दिखते होंगे, तभी आप सुप्रीम कोर्ट गए। आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि संजय मिश्रा के भीतर, संजय मिश्रा को जिस तरह वहां कुर्सी पर बैठाया गया या संजय मिश्रा जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके पीछे कोई आपकी सोच होगी। तो संजय मिश्रा आपको गलत क्यों दिखते हैं? मोदी जो संजय मिश्रा को कुर्सी पे बार बार बैठा रहे हैं एक्सटेंशन देके, आपको उसमें गलती क्या दिखती है? अरे बड़ी सरल सी बात है दीपक जी कि आप ईडी के डायरेक्टर हैं या आप सीबीआई के डायरेक्टर हैं, आपकी निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए मैंने बरसों लड़ाई लड़ी है और ये नहीं कह सकते कि आज मुझे कोई भाजपा से, मोदी से राग द्वेष है। उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी ना, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, तो उनके खिलाफ भी लड़े ना हम। तो कोई हम पर यह तो आरोप नहीं लगा सकता कि हम किसी पार्टी के हित में बात कर रहे हैं, हम तो देश के हित में, जनता के हित में बात कर रहे हैं। अब जब आपको स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की व्यवस्था बना दी गई कानून से, तो आप अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता को स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे? अब मुझे बताइए कि संजय मिश्रा ने अपने पूरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल के भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कितने केस दर्ज किए, कितने छापे डाले, और विपक्ष के नेताओं के और ऊपर कितने छापे डाले और कितने केस दर्ज किए? अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ये मान लें कि भाजपा में जो भी है, चाहे राज्य स्तर पर है, केंद्र, वो बिल्कुल पाक साफ है, वो कोई भ्रष्टाचार में नहीं है, कोई 40% कमीशन वाली बात कर्नाटक की ठीक नहीं है, और जितने घोटाले सामने आते रहे वो कुछ नहीं है? तो या तो ये मान लें कि भाई भाजपा में जो है कोई है ही नहीं करप्शन, तो बेचारा संजय मिश्रा क्या करेंगे? अब दूसरी बात यह है कि जिनके खिलाफ आप मैटर चला रहे थे, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे वो आसाम के नेता हो, चाहे कर्नाटक के नेता हो, चाहे आंध्रा के नेता हो, जो लोग सरकार के दबाव में, प्रेशर में आके सरेंडर कर देते हैं और आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, चुनाव के बाद आपकी सरकार बनवा देते हैं, उनके खिलाफ संजय मिश्रा जी अपनी कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो क्या ये निष्पक्षता का, पारदर्शिता का प्रमाण है या पक्षपातपूर्ण तरीके का और सरकार के हितों को साधने का काम कर रहे हैं? तो संजय मिश्रा इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट टू आर्म टू गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल अपोनेंट्स, एंड दिस इज हाईली डिप्लोरेबल। ये बहुत ही भर्त्सना योग्य कार्य है और ये बिल्कुल जनता के और देश के हित में कार्य नहीं है। पिछले साल, मैं आपका ध्यान दूंगा, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा कि मिश्रा जी को जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है ये पब्लिक इंटरेस्ट में, इन द पब्लिक इंटरेस्ट द एक्सटेंशन हैव बीन गिवन टू मिस्टर मिश्रा बिकॉज ही इज हैंडलिंग वेरियस इंपॉर्टेंट केसेस। वो कई महत्वपूर्ण केस हैंडल कर रहे हैं, इस वजह से जनहित में उनको एक्सटेंशन दिया गया। ये कहना ठीक है। तो मान लीजिए हम ये नहीं कह रहे कि जो उन्होंने टीएमसी के या वाईएसआर के या और कांग्रेस के या अन्य नेताओं के खिलाफ वो केस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। जनहित में कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और अगर सबूत है तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जनहित में सत्ता पक्ष के लोगों के करप्शन के केस नहीं करने चाहिए? बल्कि उल्टी बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सत्ता में रहकर जितनी ताकत के साथ अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो वो तो सबसे पहले एक्सपोज होना चाहिए, वो सबसे बड़ा जनहित होगा। अब अडानी का मैटर ले लीजिए, 20,000 करोड़ रुपए अडानी का सवाल उठाया राहुल गांधी ने। मैं तो इतने विस्तार से नहीं गया हूं, पर क्या इसका जवाब ईडी के पास है कि वो पैसा कहां से आया और उन्होंने क्या जांच करी है उसकी? ऐसे बहुत सारे मामले, एक मामला नहीं है। तो सवाल ये है कि जब आप सत्ता पक्ष को तो बिल्कुल उस तरफ से आंखें मीच लेते हैं, ब्लिंकर्स लगा लेते हैं और खाली अपोजिशन पर अटैक करते हैं, तो जनहित कहां साध रहे हैं? आप तो सत्तारूढ़ दल के स्वार्थ साध रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो एक्सटेंशन दिए गए हैं, एक चीज और भी कही गई है कि संजय मिश्रा जी एक बहुत
कॉम्पिटेंट, बहुत मेधावी और बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, और इनके टक्कर का कोई और आईपीएस ऑफिसर या आईआरएस ऑफिसर इस वक्त भारत में नहीं। इस वजह से इनको इस कुर्सी पे बैठाया गया। इससे कहां तक सहमत है, इस तर्क से आप? इस पर आज अदालत में भी टिप्पणी करी। ये प्रश्न माननीय न्यायाधीशों ने पूछा सोलिसिटर जनरल से कि क्या इनके अलावा देश पे कोई आदमी नहीं है, और अगर ये रिटायर हो जाएंगे तो ईडी काम करना बंद कर देगी। अरे आज सोलिसिटर जनरल पूरे आर्गुमेंट को, आज असल में फाइनल हियरिंग थी, अभी वो एक्सटेंड हो गई, मंडे को फिर से होगी 8 तारीख को। आज वो इस सारे मामले में अपनी बात रखते हुए सब बार बार, कम से कम उन्होंने 50 बार विनीत राय जजमेंट कोट किया होगा, वो उसी पर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन उसको बड़ी होशियारी से घुमा के वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ले गए और कहने लगे कि संजय मिश्रा की बहुत महत्व है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग फ्रॉड है, फेरा के मामले बहुत सारे दूसरे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, और उनमें इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, हम सिग्नेटरी हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर के, इस तरह के हवाला जैसे आतंकवाद के मामलों में हम कैसे जांच करेंगे, क्या नॉर्म्स रहेंगे, तो उस सब में उनका कंटिन्यूटी रहना बहुत जरूरी है। तो मैं पूछना चाहता हूं दीपक जी कि क्या संजय मिश्रा ने 5 साल में अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड के ऐसे कोई बड़े मामले लाके सामने रखे हैं? जी, कोई ऐसे और जिससे साहब उन्होंने इंटरनेशनल बैंकिंग फ्रॉड पकड़ लिया, काला धन ले आए बाहर से निकाल के, काला धन धारकों के नाम पते खोज के ले आए, ऐसा क्या काम किया उन्होंने? और अगर वो कोई कर रहे हैं जो हमारी जानकारी में नहीं हो तो वो तो होना चाहिए, सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए कि भाई इन्होंने आज तक किया क्या क्या है। ये सिर्फ जमा करने का, लोगों का ध्यान बटाने का आर्गुमेंट है। सीधी बात ये है, मैं तो ये कहता हूं कि निष्पक्षता तब मानी जाएगी जब आप देयर कैन नॉट बी टू मेजरिंग रॉड फॉर द सेम क्राइम। एक अपराध के मापने के 2 मापदंड नहीं हो सकते। उसी अपराध में आप सत्तारूढ़ दल के या सत्तारूढ़ दल को ज्वाइन करने वालों की तरफ से आंख बीच लें और विपक्ष पर बराबर हमला किया जाए, यही इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि आप निष्पक्ष नहीं है और आप बिल्कुल योग्य नहीं है, आप क्वालिफाइड नहीं है इस पोस्ट पर रहने के लायक। अंतिम सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप इस केस के पिटिशनर हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर ईडी के डायरेक्टर का एक्सटेंशन कैंसिल हो जाता है या फिर कोई नई नजीर सामने आती तो एक बहुत ऐतिहासिक फैसला होगा आज के दौर में। आपको क्या लगता है कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी, उसके बाद मंडे को फिर है, कब तक फैसला आ सकता है? सुनवाई कब खत्म होगी? कब तक देश इंतजार करे इस फैसले के लिए? क्या लगता है आपको, कितना अभी और टाइम बचा है? ये जहां तक लगता है 8 तारीख को आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो जाएंगे, जो अभिषेक सिंह करने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से या दूसरे पिटिशनर की तरफ से, और मेरे भी वकील में मौजूद है कोर्ट में, और उसके बाद जजमेंट देना तो न्यायपालिका के हाथ में है कि वो तुरंत देते हैं कि रोक के देते हैं, कितने दिन, ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन जजमेंट जो आए वो इस बात को जरूर स्टैब्लिश करे कि जिस भावना से सुप्रीम कोर्ट ने हवाला केस में पारदर्शिता स्थापित करने के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, उसमें खालमेल ना हो और उनके वही स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाए, तभी इस देश का जनहित सधेगा। वरना ये जनता के हित के विरुद्ध कार्य हो रहा है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए हम सबको करनी चाहिए। विनीत जी, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने रोशनी डाली। मुझे लगता है कि जिस दिन फैसला आएगा उस दिन हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे बीच में रहें, और जो आपका एक्सपीरियंस है और जिस तरह से आप इस केस को लड़ रहे हैं, एक बार फिर से आप एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पे दिखते हैं। और आज के दौर में जहां देश हम बढ़ रहा है उसमें एक ब्राइट लाइट मैं कह सकता हूं वो विनीत नारायण साहब आप भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए।